मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। और आज आप सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। जैसे आप सभी को याद होगा कि जब मैंने ड्यू पीएचडी एडमिशन को लेकर एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब भी डिपार्टमेंटल नोटिस आएगा उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा और डिटेल वीडियो बनाऊँगा उस पर। और मैंने ये भी आप लोगों से बताया था कि जो डिपार्टमेंटल नोटिस आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दो कंटेक्स्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट कि आपका उसमें फ़ाइनल प्रपोजल मांगा जाता है आपसे, और फाइनल प्रपोजल को लेकर एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया जाता है, और आप लोगों से यह अपेक्षाएं की जाती है, आप लोगों से यह एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि उस गाइडलाइंस को जो रिसर्च प्रपोजल को लेकर दिया गया है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है उसमें रिसर्च प्रपोजल का काफ़ी रोल होता है। हम लोग उसको कभी कभी हम लोग उसको काफ़ी हल्के और लाइटली ले लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है अगर आपको सीरियसली अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है। दूसरा बात कि उसमें आप लोगों से कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है गूगल फॉर्म के थ्रू, और वो गूगल फॉर्म आपको डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर मिलता है। कोई भी डिपार्टमेंट आपका, जैसे मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की स्पेसिफिक बात करूँगा, और वो गूगल फॉर्म भरना ज़रूरी है क्योंकि उसी गूगल फॉर्म के आधार पर आपका स्क्रूटनी होता है और आपका इंटरव्यू लिस्ट के लिए आपका। तो सबसे पहले मैं 2 डाउट जो है उसको क्लियर कर देता हूँ। जो मेजर डाउट मेरे पास आते रहता है कि फर्स्ट कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वह अपना प्रपोजल हिंदी में सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो आप अगर इस नोटिफिकेशन को पढ़िए और इस नोटिस को पढ़िए तो आपको क्लियर कट लिखा गया है कि आप हिंदी में सबमिशन कर सकते हैं, और आप किसी भी डिपार्टमेंट से आते हैं कोई मैटर नहीं है, आप सबमिशन कर सकते हैं। इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश को मेरे को पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश को छोड़कर आप किसी भी सेंटर में आप हिंदी में सबमिशन कर सकते हैं, और उसको लेकर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और मैं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में कंफर्म बोल सकता हूँ कि आप अपना प्रपोजल जो है वो हिंदी में सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर गाइडलाइंस दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है अपना रिसर्च प्रपोजल। उसको आप लोग ज़रूर देखिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। दूसरा डाउट ये आ रहा है कि जो इस जो सेशन था, जून सेशन, उनमें बहुत दोस्तों ने जीआरएफ और नेट क्लियर किया है, तो वह इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से एलिजिबल हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा लक फैक्टर आ गया है, इसलिए कि जो गूगल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, वो 14 तक आपका उसका लास्ट डेट है, 14 अगस्त तक, ठीक है। और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, उसमें आपको ई सर्टिफिकेट, नेट एंड जीआरएफ का भी देना है। तो मान लीजिए 14 तक आपका ई सर्टिफिकेट आता ही नहीं है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मुझे इंटरव्यू में बैठाया जाए। क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ का एडमिशन है आप लोगों को पता है कि नेट एंड जीआरएफ के आधार पर ही हो रहा है, और नेट और जीआरएफ का अगर आपके पास ई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गूगल फॉर्म में उसको सबमिशन नहीं कीजिएगा, तो कैसे क्लेम कीजिएगा कि हाँ हम लोग एलिजिबल हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा लक फैक्टर हो गया। अगर 14 से पहले ई सर्टिफिकेट आ जा रहा है यूजीसी के थ्रू, तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होगा। आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा और आप लोग शॉर्ट लिस्टेड ज़रूर हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इसमें आप लोग यूजीसी को ईमेल कीजिए, जितने दोस्तों ने जीआरएफ को निकाला है, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीन पर शायद देख सकते हैं, मैंने नोटिस जो पीडीएफ है उसको कोशिश किया हूँ, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैं उसको पढ़कर पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का नोटिस मेरे हाथ में है, फेज़ 1 का। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि 40 सीट थे, 40 सीट में डिपार्टमेंट जो फर्स्ट फेज़ है डिसाइड किया है, उसमें से 24 सीट जो है 60% सीट नेट, जीआरएफ और एमफिल के जो स्टूडेंट है उनके थ्रू भरा जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट कि आपका रिसर्च प्रपोजल को लेकर इसमें स्पेसिफिक और काफ़ी क्लियर और कंसाइज गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को और वेरी सीरियसली आप लोगों को उसको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, ठीक है। जिस पर मैं बात करूँगा। फर्स्ट हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, तो वहाँ आपको पीएचडी से रिलेटेड आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। कुछ आपको वहाँ बेसिक आपसे जानकारियाँ मांगी गई होंगी। दूसरी बात कि इसका जो डेट है वो 14 अगस्त लास्ट डेट है, और गूगल फॉर्म भरना सबके लिए अनिवार्य है जो भी फर्स्ट फेज़ के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ अगर देखिए तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, ठीक है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में क्वालिफ़िकेशंस में उन लोगों ने क्लियर कट नहीं लिखा है कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूँ कि उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका मास्टर्स का
मार्कशीट ज़रूर डालिए। दूसरा, अगर आपके पास डिग्री हो 10, 12, ग्रेजुएशन और एमए का, तो आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है उसको डाल दीजिए। मार्कशीट ज़रूर डालना है एमए का। अगर नहीं आए हैं तो कोई इशू नहीं है, कभी कभी बहुत एपियरिंग में भी हम अप्लाई करते हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। और दूसरा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो पीएचडी के लिए अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन फॉर्म का एक कॉपी आपसे मांगा गया है। और इसमें आप लोगों से रिसर्च प्रपोजल का भी पीडीएफ मांगा गया है। ये तो रहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, आपको अगर रिसर्च प्रपोजल एंड डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप सेक्शन दीजिएगा तो आप देखिएगा, तो नोटिस में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि रिसर्च प्रपोजल को लेकर क्या गाइडलाइंस दिया गया, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो मुझे देखकर काफ़ी, मैंने जब नोटिस देखा, मेरे सबसे स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी पीएचडी में इस बार अप्लाई किए हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको ये नोटिस बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है और काफ़ी पॉइंट वाइज और काफ़ी क्लियर और काफ़ी कंसाइज लिखा गया है। तो कोई भी पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम से कोई हो या इंग्लिश मीडियम से हो या भोजपुरी मीडियम से हो, कोई इशू नहीं, काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा गया है। तो देखिएगा, तो इसमें दिया गया है इंडिकेटिव गाइडलाइंस फॉर रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल को लेकर उनका क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, और रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सा कंपोनेंट्स आपसे चाह रहे हैं, और उस कंपोनेंट्स में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं लिखने का। कि इंट्रोडक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप देखिएगा तो फर्स्ट उनका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड है, इसमें आपको क्लियर कट बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं। ये जो 3 पार्ट रिसर्च के लिए होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उनका कहना है कि इंट्रोडक्शन में आप इसको थोड़ा सा इंडिकेट कीजिए, इसको बताइए आप, ठीक है। उसके बाद अपने प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है। उसके बाद रिलेवेंस बताइए कि आपका रिलेवेंस क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन में आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। दूसरा बात करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेचर गैप। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है कि हम लोग आप किस स्टाइल में उसका रिव्यू करें, मतलब एमएलए होना चाहिए या शिकागो होना चाहिए या साइटेशन कैसे होना चाहिए, सबसे बड़ा इशू होता है। तो उन लोगों ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया है और उन लोगों ने मना किया है, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है वो बोला है कि अवॉइड करना है फुट नोट्स नहीं लिखना है, आपको स्टिक टू इन द टेक्स्ट साइटेशन आप लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि आप जो अपना लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो टेक्स्ट साइटेशन में कीजिए। और अगर आप देखिएगा तो उन लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया है, उस एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट्स है रिसर्च प्रपोजल का, उसमें उन लोगों ने बोला है कि अपना डिफिनेशन, रेशनल एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है और आपका जो रिसर्च आइडिया है उसका स्कोप बताइए कि स्कोप उसका कितना है। चौथा, उन लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस को लेकर आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। तो रिसर्च क्वेश्चन उनका कहना है कि क्लियर होना चाहिए, पूरा कंसाइज होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए रिसर्च क्वेश्चन में आपका। उसके बाद हाइपोथेसिस को लेकर भी उन लोगों ने बोला है कि आपका हाइपोथेसिस जो होना चाहिए वो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसका टेंटेटिव आंसर होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च मैथोलॉजी जो 5वां पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का, 5वां कंपोनेंट आप बोल सकते हैं, उसको लेकर उन लोगों ने गाइडलाइंस दिया है कि आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके बारे में बताइए कि आप उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका अपने सोर्स के बारे में बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स जो भी है। उसके बाद आप कौन सा स्टडी किस मेथड से किस अप्रोच से करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, नैरेटिव है, उसके बारे में बताइए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बताइए आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में, ठीक है। और आप जो रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। किस स्टडी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दीजिए उस पर कि आपने क्यों उसको चूज किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। टेंटेटिव चैप्टराइजेशन आप लोगों से एक्सपेक्टेशन किया गया है, और जनरली 5 या 6 चैप्टर होता है टेंटेटिव, बहुत लोग 10-12 लिख देते हैं, तो उससे बचना है। 5 से 6 आप रखिए चैप्टर, टेंटेटिव चैप्टर, ठीक है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी को लेकर भी काफ़ी उन लोगों ने एक क्या बोल सकते हैं, काफ़ी उन लोगों ने इसमें क्लियर कट और कंसाइज तरीके से लिखा है कि आप लोगों से बिब्लियोग्राफी में क्या एक्सपेक्टेशन रखना है, कि साइट कैसे करना है, जो आपने लिटरेचर पढ़ा है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो उसमें चैप्टर को लेकर आप अगर किसी एडिटेड वॉल्यूम से चैप्टर यूज करते हैं तो उसको साइटेशन कर लेकर, और उसके रेफरेंसेस कैसे लिखना है उसको एग्जाम्पल के थ्रू उन लोगों ने समझाया। या आर्टिकल अगर आप किसी जर्नल से ले रहे हैं या बुक का आप किसी बुक
को रेफरेंस में लिख रहे हैं, या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अगर आप कोई सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे साइट करना है, या किसी इंटरनेट से आप अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई अगर लिटरेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका रेफरेंसेस कैसे लिखना है, उसको लेकर क्लियर कट आपका पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है डिपार्टमेंट का कि उन लोगों ने इसको लेकर गाइडलाइंस दिया है, और उसको आप लोग सही से देखिए बिब्लियोग्राफी वाला सेक्शन को। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल, जो आप हम लोग राइटिंग लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल PDF फॉर्मेट में, तो वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी आपका स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया गया है, उसको आप लोग पढ़िए। टेक्स्ट स्टाइल को ज़रूर पढ़िए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर इसमें दिया गया है कि आप लोगों से कैसे अपेक्षाएँ की गई है कि आपका जो टेक्स्ट स्टाइल होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए पूरा क्लियर कट, और उसको देख लीजिए आप लोग। और हिंदी वाले हैं उनसे भी इसमें दिया गया कि हिंदी में अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो आपसे कैसे आपका जो स्टाइल होना चाहिए वो किस स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप लोगों को फॉन्ट जो होना चाहिए किस में होना चाहिए। जैसे अगर आप देखिए इंग्लिश वाले लोगों के लिए, तो इंग्लिश में लिखा गया द मेन टेक्स्ट शुड बी इन द टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 12 1.5 स्पेसिंग, डिफ़ॉल्ट ब्लैक फॉन्ट, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है इंग्लिश वाले लोग को। उसके बाद वर्ड रेंज की बात की गई कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो कितने वर्ड्स के होने चाहिए। तो इसमें जनरली वर्ड्स नहीं लिखा आता था पिछले, अगर मैं 1-2 साल का नोटिस की बात करूंगा, लेकिन इस बार वर्ड्स को लेकर वर्ड्स लिमिटेशन आपका क्या होना चाहिए और उसका रेंज क्या होना चाहिए उसके बारे में भी स्पेसिफिक लिखा गया है। तो इसमें बात की गई है कि 3500 से 7000 के बीच में आपका वर्ड्स लिमिट होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट इन लोगों ने अबाउट प्लेगरिज्म के बारे में भी उन लोगों ने लिखा है। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उन लोगों ने उनका प्लेगरिज्म को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में उन लोगों ने लिख दिया है। तो उसको ज़रूर पढ़िए आप। कभी कभी हम लोग प्लेगरिज्म वाला पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं और अपना प्रपोजल लिख देते हैं, कभी नहीं, ऐसा मत कीजिए। डिपार्टमेंट को कोई अगर जानता है, और मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट अगर इसके बारे में अगर लिख रहा है स्पेसिफिक अपने नोटिफिकेशन में, तो उनका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो उस प्लेगरिज्म वाले पार्ट को, नोटिस को आप लोग ज़रूर पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि 18% से ज़्यादा अगर होगा तो आपको पेनल्टी दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपको एक प्रपोजल को कंसीडर ना किया जाए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा आपका रिसर्च प्रपोजल को लेकर गाइडलाइंस। मेरे हिसाब से जो भी फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और आपके रिसर्च प्रपोजल के कौन कौन से कंपोनेंट है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करने का प्रयास किया। और मैं एक चीज़ और बता दूं इसमें कि इस नोटिफिकेशन में यह भी लिखा गया है कि आप लोगों का टेंटेटिव जो इंटरव्यू है वो उसका डेट इसमें 28 लिखा गया, और आशा जताया गया है कि 28 से आप लोगों का इंटरव्यू चालू होगा, 28 अगस्त से। तो सबसे पहले तो मैं जो पॉइंट बताया उसको आप लोग देख लीजिए, और नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिस आया है, वो आपको डिपार्टमेंट का वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताया, उसको आप लोग 14 से पहले सबमिशन कर दीजिए। दूसरा, रिसर्च प्रपोजल को लेकर ज़रूर आप फाइनल रिसर्च प्रपोजल होगा जो आप लोग सबमिशन कीजिएगा, तो उसको लेकर जो भी गाइडलाइंस दिया गया है उसको ज़रूर आप अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप लोग जो भी PhD की तैयारी कर रहे हैं, अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और रिसर्च प्रपोजल को सबमिशन करके रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से आप प्रिपेयर्ड कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू दीजिए। तो आप लग जाइए, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अब प्रैक्टिस करने वाला पार्ट आ गया है आप लोग, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। और इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एक ड्यू में एक बहुत गंदी कल्चर है कि इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, खासकर जो जिनके पास कोई सोर्स पैर भी नहीं होता है, तो यह सोचते हैं कि नहीं, अगर सोर्स पैर भी नहीं है तो हमारा तो एडमिशन होगा ही नहीं। मेरे हिसाब से वो टाइम नहीं रह गया है। आप इस पूरे प्रोसेस को एक लर्निंग के रूप में देखिए, और आपसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रपोजल बनाते हैं और अच्छे से जाकर डिफेंस करते हैं उसको आप इंटरव्यू बोर्ड में, तो ज़रूर आपको सीरियसली आपको कंसीडर किया जाएगा। और तो सबसे पहले तो प्रपोजल बढ़िया से बनाइए एक अच्छे टॉपिक पर, दूसरा उसको जाकर अच्छे से वहाँ पर डिफेंस कीजिए, ठीक है। तो आपका एडमिशन का चांसेस बढ़ जाएगा। ऑल द बेस्ट अगेन आप सभी को। और वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो